बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी को 10 दिन गुजरे थे। आयशा पर हमारे माशरे की जहालत ने जुल्म ढाना शुरू कर दिए। शोहर तो अच्छा था, साथ निभाने वाला था, लेकिन मसला सास ससुर का था। हालांकि आयशा समझदार, बाइखलाक और खूबसूरत लड़की थी। आयशा जब अम्मी के घर थी तो इसकी आदत थी, वो 9 बजे जागती थी। उसे नाश्ता बनाना, घर के काम करना इतने नहीं आते थे। बस क्या हुआ, अचानक से रिश्ता आया और अम्मी अब्बू ने जल्दी जल्दी शादी कर दी। शादी के चंद दिन गुजरे थे, सुसर ने देखा अभी तक बहू सोई हुई है। सुसर ने बेटे को बुलाया, आयशा का शोहर चांद, चांद तुमको कोई शर्म है कि बगैरत हो गए हो? चांद ने अब्बा की जानिब देखा। अब्बू जी क्या हुआ है? तेरी बीवी अभी तक सो रही है, वो कोई नवाबजादी है या किसी बादशाह की बेटी? जा उसे उठा जाकर, कल से मैं न देखूं वो फजर की नमाज के बाद सोई हो। चांद अब्बा से अब क्या कहता, कमरे में गया, आयशा के चेहरे की जानिब देखा। वो प्यारी सी शहजादी, खूबसूरत मासूम सा चेहरा, बेफिक्र होकर सो रही थी। चांद ने आवाज दी, आयशा उठ जा मेरी रसगुल्ली। आयशा खरगोश की नींद सो रही थी। चांद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, पास आया, आहिस्ता से हिलाया, आयशा की बच्ची उठ जा। आयशा नींद में चिल्लाने लगी, अम्मी क्या है आपको, मुझे सोने दें। चांद जल्दी से आयशा के मुंह पर हाथ रखा, ओ मेरी नूरजहां, अब्बा ने सुन लिया ना तो खैर नहीं होगी, उठ होश में आ। आयशा ने आंख खोली, सामने चांद खड़ा था, टाई हाथ में पकड़े। आयशा आंख मलते हुए बोली, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? चांद ने गुस्से वाला मुंह बनाया, टाइम तो देखो जरा मैडम, 9 बजने वाले हैं। आप हैं कि आंखें नहीं खुलती? आयशा मुस्कुराने लगी, अच्छा सॉरी ना मेरी जान। चांद पास बैठा, आयशा के बिखरे बालों में हाथ फेरा, फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा सुनो। आयशा कंधे पे सर रख कर, जी चांद। चांद प्यार से बोला, कोजी अब्बा ने बहुत गालियां दी हैं, कसम से अब्बा कह रहे थे अगर कल तेरी बीवी फजर के टाइम ना उठी तो देखना। आयशा उदास हो गई। चांद उदासी समझ गया, आयशा मैं जानता हूँ तुमको आदत नहीं है इतनी जल्दी जागने की, आहिस्ता आहिस्ता इस घर को और इस घर के लोगों को समझ जाओगी। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। आयशा के दिल को सुकून सा मिला, मेरा चांद मेरे साथ है। चांद आहिस्ता से बोला, सुनो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लाकर रख दिया है, अब टाइम से कर लेना और भाभी लोगों के साथ काम में हाथ बटाना। चांद जाने लगा। आयशा जल्दी से उठी, चांद की बात सुने। चांद ने मुड़कर देखा, आयशा दौड़कर सीने से जा लगी, आई लव यू मेरी जान। चांद ने माथे पर बोसा किया, मेरी चुड़ैल अब जाओ जाकर मुंह धो लो, क्या भूतनी बनी हुई हो। आयशा बहुत खुश थी, शावर लिया, फिर नाश्ता करने लगी। सास ने आवाज दी, महारानी उठ गई हो क्या? आयशा कमरे से बाहर गई, जी अम्मी, तुमको कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठा करो, लेकिन तुमको शर्म है या नहीं? आयशा आहिस्ता से बोली, अम्मी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं उठा जाता। सास ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ तुम सबसे अलग हो ना, नहीं उठा जाता। जहाँ अब कपड़े धोने वाले पड़े हैं धो जाकर। दरअसल आयशा को कपड़े भी धोने कहाँ आते थे, अम्मी अब्बू की लाडली सी थी, लेकिन अब इसे घर बसाना था। कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, घर, देवर, जेठ, इनके बच्चे, सब मिलाकर कोई 17 अफराद बनते थे। सबके 2-2 सूट, कपड़ों का ढेर था, कैसे धोने हैं? फिर कपड़े धोने लगी। शाम के 4 बज गए थे। मुश्किल से कपड़े धोकर फारिग हुई। जिस्म टूट रहा था, अब यूं लग रहा था जैसे जिस्म में जान ही नहीं, थक कर टूट गई थी। अब बस वो बिस्तर पर लेट कर सो जाना चाहती थी। वो अभी लेटी ही थी कि सुसर ने आवाज दी, आयशा कहाँ गई है? भाभी ने बताया वो अपने कमरे में है। सुसर तो सारा दिन घर से बाहर रहता था, घर आया तो देखा आयशा कमरे में है। 5-7 गालियां दी। मैं सुबह गया था घर से, शाम को आया हूँ, वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। गुस्से से आयशा के दरवाजे पर हाथ मारा। आयशा डर कर उठ गई, अब्बू क्या हुआ? सुसर ने गालियां देना शुरू कर दी, तुमको बकवास किया था ना कि घर को घर समझो और घर के काम काज किया करो, जब देखो सुर्खी पाउडर लगाकर पड़ी रहती हो। उठो अब मेरे लिए चाय बनाओ। आयशा डर गई थी, थका हुआ जिस्म लिया किचन में चली गई, चाय बनाने लगी। इसे बहुत सर्दी लग रही थी। सुसर को चाय दी और कमरे में जाकर लेट गई। थकन से आंख लग गई। चांद घर आया, देखा आयशा सो रही है। चांद मुस्कुराकर आयशा की जानिब देखने लगा। आयशा के कपड़े गीले थे। आयशा के चेहरे को हाथ लगाया। आयशा को तो तेज बुखार था। चांद जब कमरे से बाहर आया, धुले हुए कपड़ों को देखा, कोई 40 ड्रेस थे। चांद खामोश हो गया। भाभी से पूछा, कपड़े किसने धुलाई किए हैं? भाभी आहिस्ता से बोली,
तेरी बेगम ने, उसने कपड़े क्या धुलाई किए जैसे बहुत काम कर दिया हो, उसे कहो अब बर्तन धो दे। चांद कमरे में गया, आयशा के माथे पर बोसा किया, आहिस्ता से आवाज दी, आयशा मेरी जान उठे। आयशा का सर दर्द से पट रहा था। आयशा सर्दी से कांप रही थी। चांद ने जल्दी से आयशा के कपड़े प्रेस किए, फिर आयशा को चेंज करवाए। आयशा थकन से टूट चुकी थी। चांद प्यार से बोला, मेरी जान नहीं धो सकती थी तो क्यों धोए कपड़े। आयशा मुस्कुराने लगी, मेरी जान कोई बात नहीं, इतना तो करना पड़ता है। चलो आयशा, मैं आपको मेडिसिन ला दूं। आयशा का हाथ थामा, डॉक्टर के पास जाने लगा तो सास ने आवाज दी, किधर जा रहे हो इसको लेकर। चांद आहिस्ता से बोला, अम्मी इसको इतना तेज बुखार है, इसकी हालत देखें आप। सास ने गाली दी, मर नहीं जाती, ये इसको कैसे बुखार हो गया। चांद प्यार से बोला, अम्मी आपको ख्याल करना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता आयशा घर के काम ना करे, लेकिन आप भी तो जुल्म करती हैं। आपकी दूसरी भी 4 बहुएं हैं, सबको मिलकर काम करने का खेती ना आप जानती हैं। आयशा को इन सब कामों की आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी। इतना कहना था कि चांद की अम्मी गालियां देने लगी, बीवी का गुलाम हो गया है, बगैरत हो गया है। चांद ने आयशा का हाथ पकड़ा, डॉक्टर के पास ले गया। 103 बुखार था। आयशा को इंजेक्शन लगाने लगा तो रोने लगी। चांद ने आयशा का हाथ थामा। आयशा को हिम्मत आ गई। चांद ने पूछा, खाना खाया है। आयशा आहिस्ता से बोली, नहीं, चांद सारा दिन काम करती रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला। चांद एक रेस्टोरेंट पे ले गया। आयशा बुखार में क्या खाती, लेकिन चांद की इतनी मोहब्बत देखकर आयशा का आधा बुखार तो ठीक हो गया था। चांद ने आयशा का हाथ थामा, प्यार से बोला, मेरी जान उदास ना हुआ करो और अपना ख्याल रखा करो। मैं जानता हूँ मेरे अम्मी अब्बू गलत नहीं हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे। तुम सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयशा मुस्कुराने लगी, मेरी जान आप ही तो मेरी हिम्मत हो, आपको देखकर ही तो हौसला मिलता है। टाइम काफी हो गया था। जब चांद और आयशा घर गए तो सुसन ने घर सर पर उठाया लिया, तुमको शर्म नहीं आती, कहाँ गया हुआ था। चांद आहिस्ता से बोला, अब्बू आयशा ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास लेकर गया था, उसने खाना भी नहीं खाया था तो होटल चले गए। बाप ने जब होटल का नाम सुना तो आग बगोला हो गया, ये शैतान औरत कुछ करवा कर ही दम लेगी। घर में रोटी नहीं थी क्या, जो होटल पर चले गए। सुसर का इतना सख्त लेजा देखकर आयशा बेहोश होकर गिर गई। चांद ने जल्दी से संभाला, कमरे में ले गया, आयशा का सर अपनी गोद में रखा। बहुत परेशान था। आयशा अभी पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी। बाप ने इसीलिए जल्दी शादी कर दी थी कि बाप बीमार रहता था और भाई कोई नहीं था, तो माँ बाप ने ब्याह दिया था। सबसे छोटी थी, घर में लाडों में पली थी, लेकिन ससुराल में सुकून नहीं था। वक्त गुजरने लगा, न जाने क्यों सास ससुर भाभी सब आयशा के साथ अच्छे नहीं थे। शादी को 3 साल गुजर गए, लेकिन औलाद नहीं थी। ससुर ने एक जुल्म ये भी किया कि आयशा को एक हकीम से दवा ला कर दी और ये कहा कि खाओ और इससे औलाद होगी। आयशा ने चंद हफ्ते वो मेडिसिन खाई, लेकिन वो मेडिसिन इतनी जहरीली थी कि आयशा को खून की उल्टियाँ आने लगी। जब अम्मी के घर गई तो अम्मी ने डॉक्टर को चेक करवाया और वो मेडिसिन भी दिखाई जो ससुर ने आयशा को खाने के लिए दी थी। डॉक्टर ने सर पकड़ लिया, ये मेडिसिन तो बांझ बनाने के लिए दी जाती है। आयशा रोने लगी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। खामोश रही, वो दवा छोड़ दी। ससुर को जब पता चला आयशा वो दवा नहीं खाती तो गालियां देने लगा। अब ससुर चाहता था आयशा को तलाक दिलवाकर चांद का दूसरा ब्याह कर दिया जाए। एक दिन जेठानी ने बताया, आयशा घर में तेरी तलाक की बातें चल रही हैं। आयशा परेशान हो गई। चांद रात को घर में आया। आयशा चांद के लिए खाना लेकर आई। चांद खाना खा रहा था। आयशा आहिस्ता से बोली, चांद एक बात पूछूं। चांद मुस्कुरा कर बोला, हाँ पूछो ना जान। अगर मैं माँ ना बन सकी तो क्या मुझे छोड़ दोगे। चांद हंसने लगा, क्या फजूल बात कर रही हो, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ और दोबारा ये फजूल बात ना करना। आयशा खामोश हो गई, चाय बनाने चली गई। एक दिन सास को मोहल्ले की किसी औरत ने कहा, तुम्हारे घर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, तुम्हें बाबा जी के पास जाओ। सास बाबा जी के पास गई और कहा, हमारे घर में सुकून नहीं है। बाबा जी ने भी बस इधर उधर की फेंकी और कहा, तुम्हारे घर में कोई जादू करवा रहा है और बहुत सख्त जादू है। सास का ध्यान सीधा आयशा पर गया, वही जादू करती है, इसीलिए तो उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही। आयशा अब सख्त लेजों से थक चुकी थी। सास ससुर न ईद पे अम्मी के घर जाने देते, न किसी दुख सुख में। चांद माँ बाप के सामने बेबस था, क्या करता। आज चांद जब घर वापस आया तो ससुर ने आवाज दी, चांद बात सुनो, तुमसे जरूरी बात करनी है। चांद पास आकर बैठ गया। चांद के चारों भाई भाभियां माँ सब मौजूद थे। आयशा अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। ससुर ने चांद से कहा, मैंने तुम्हारे लिए
तेरी भाभी की छोटी बहन फायजा का रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरा ये फैसला है, तुम आयशा को तलाक दो और फायजा से निकाह करो। चांद हैरान था। अब्बू ये क्या कह रहे हैं आप? बाप ने फैसला सुनाया, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो आयशा को तलाक दो और हमारे साथ रहो और जायदाद में हिस्सा लो, वरना इस घर से निकल जाओ। चांद चिल्लाकर बोला, अब्बा ये गलत कर रहे हैं आप। आयशा आवाज सुनकर बाहर आई। देखा सब इकट्ठे बैठे थे। चांद ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आयशा को तलाक क्यों दूं? तो सास गाली देकर बोली, जादू करनी है, इसीलिए तो औलाद नहीं हो रही इसके। हाँ, वैसे भी वो हम में नहीं गुजारा कर सकती, हम इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। चांद आयशा की जानिब देखने लगा। आयशा उदास बेबस खड़ी चांद के कदमों की जानिब देखने लगी। चांद आहिस्ता से बोला, अब्बू आयशा का क्या कसूर है? बाप चिल्लाकर बोला, तुम तलाक दे रहे हो या नहीं? चांद खामोश हो गया। चांद ने पूछा, अगर मैं आयशा को तलाक ना दूं तो? बाप ने गाली दी और कहा, फिर मैं कुरान पे हाथ रख कर कहूँगा तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। चांद तड़प उठा, अब्बा जान ऐसा ना करें। अम्मी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? चांद ने सबके सामने हाथ जोड़े, ऐसा ना करें, आयशा बहुत अच्छी है, आप उसे एक मौका दें। बाप ने जायदाद के कागज निकाले और कहा, ये लो, मैं अभी ये घर और 50 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम करता हूँ। आयशा को तलाक दो और फायजा से निकाह के लिए हाँ कर दो। चांद ने आयशा की जानिब देखा, मजबूर हो चुका था। एक तरफ माँ बाप और दूसरी जानिब आयशा, बेपनाह प्यार करने वाली। आयशा जमीन पर बैठ गई, खामोश थी, जिस्म कांप रहा था, कयामत का मंजर था। चांद ने आयशा की तरफ देखकर हाथ जोड़े। आयशा की आंख से आंसू झलक गए। चांद आगे बढ़ा, बाप के हाथ से जायदाद के कागज पकड़े और उनको फाड़ दिया। फिर मुस्कुराकर आयशा का हाथ थामा और कहने लगा, अब्बू जान, मैं जानता हूँ आपने आयशा को बांझपन की दवा दी थी। अम्मी जान, मैं जानता हूँ कि आपको आयशा इसीलिए अच्छी नहीं लगती कि वो पढ़ी लिखी है और वो हक सच की बात करती है। आपने एक काफिर बाबा के पास जाकर पूछा, हमारे घर में सुकून नहीं, और इस बाबा ने कहा कि जादू है घर में, और आपने आयशा को जादूगरनी बना दिया, जबकि आयशा 5 वक्त की नमाज अदा करती है। अम्मी, बाकी आपकी 4 बहुओं आपके भाई की बेटियां हैं, आपकी अपनी हैं, इसीलिए आपको उनकी हर बुराई नजर नहीं आती, जबकि छोटी भाभी ने आपको कितनी बार गालियां भी दी हैं। न जाने क्यों आपको आयशा से ही इतनी नफरत है। अम्मी, घर में सुकून आ जाएगा, आप इंसाफ कायम करें और अल्लाह पर यकीन रखें। आप मेरे माँ बाप हैं, मैं आपकी गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन बीवी के भी हुकूक हैं। मैं सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे सकता कि आयशा माँ नहीं बन सकी। अल्लाह ने मेरे नसीब में औलाद लिखी हुई तो जरूर अता करेगा। बाबा जान, आपकी भी बेटी है, क्या हुआ अगर बहन को कल आपके पास आ जाए और कहे कि मुझे तलाक दे दी मेरे शौहर ने? इतना कहकर चांद ने आयशा के माथे पर बोसा किया और घर से चला गया। आयशा रो रही थी, आंखों में आंसू थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चांद की इस वफादारी पे दिल को सुकून मिला था। आयशा मजबूती से हाथ थामे आ रही थी। चांद का साथ उसके लिए कुल कायनात था। बहुत कम लोगों को ऐसा हमसफर नसीब होता है। बहुत कम लोगों के नसीब इतने अच्छे होते हैं। बहुत लक्की होते हैं वो लोग जिनको इतनी मोहब्बत करने वाला हमसफर मिलता है। कभी कभी हमारी आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कुराहट होती है। हम किसी अपने के सीने लग कर रो रहे होते हैं। कोई हमारा कितना ख्याल रखता है। आयशा अपने अम्मी अब्बू के घर आ गई और फिर अल्लाह पाक ने करम फरमाया। आयशा को अल्लाह पाक ने बेटा अता किया। दूसरी जानिब देखें क्या हुआ। दूसरे भाइयों में झगड़ा हुआ और सबने जायदाद बांट ली। जब माँ बाप की बारी आई तो कोई भी पास रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिर आयशा चांद का हाथ थामे सास ससुर के पास आई और अपने साथ अपने घर ले गई। आयशा आहिस्ता से बोली, अम्मी, मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। चांद पास खड़ा अपने फैसले पर मुस्कुरा रहा था। याद रखें, जुल्म का खात्मा एक दिन जरूर होता है। ना इंसाफी एक दिन इंसाफ में जरूर बदलती है। किसी को दिए आंसू का हिसाब जरूर अदा करना पड़ता है। हर दूसरे घर में सास ससुर कुछ ऐसा ही रवैया रखते हैं। अपनी बहू के साथ अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए, इससे पहले कि अल्लाह के इंसाफ का तराजू आपका हिसाब करे।